एक पाक फौज का जवान SSG कमांडो एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। शीतल की पसंदीदगी मेरी निगाह से ओझल नहीं थी, बल्कि रघु दादा की मौत के बाद वो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी थी, जबकि मैं उसे अपनी मजबूरियां और मसाइल तफसील से बता चुका था। हमारा मिलाप मुश्किल नहीं नामुमकिन था। फिर उसे यूं रद्द-ए-अमल जाहिर करना नहीं जचता था। ना तो उसे मैंने प्यार और मोहब्बत के सपने दिखाए थे, न वादे वईद किए थे, न मंगलसूत्र या मांग भरने की बात हुई थी, और न बीच मंझधार छोड़ कर जा रहा था। बिलाशुबा मेरी वजह से उसे अगवा होने की जिल्लत सहना पड़ी थी। उसकी इज्जत पर हमला हुआ था, लेकिन उसे बचाने का सेहरा भी तो मेरे सर था। बाकी उसे वालिद तक पहुंचाने का वादा किया था तो ठाकुर के जरिए वादा ही पूरा कर रहा था। जरूरी तो नहीं कि मैं बनफ्स नफीस वालिद के पास छोड़ा था। इतनी सी बात पर इल्जामात पर उतर आना हिमाकत थी। इन बहतानात ने मुश्तिल करने की बजाय मुझे परेशान कर दिया था। इंसान फितरतन खुद पसंद होता है, चाहे जाने का खाहा और तलबगार होता है। मैं भी एक गुनाहगार इंसान ही हूँ। कहते हैं किसी की चाहत से एतराज किया जा सकता है, गुस्सा नहीं। और जब बात शीतल जैसी दोशीजा की हो तो कोई अंधा ही उसकी कुर्बत से बेनियाजी दिखा सकता है। खुद अपनी वजाहत और कशिश से मैं नावाकिफ था, और उसकी मंतकी वजह गंडापुरों की माशरत है कि बकौल यूनुस भट्ट साहब, सरहद के कुछ इलाकों में औरत का चेहरा नजर आना ऐसा है जैसे सड़क पर 1000 का नोट पड़ा हो। हमारे इलाके में औरतों मर्दों के मेल जोल की गुंजाइश नहीं है। पर्दे की पाबंदी के साथ औरतों में तालीम का भी फुकदान है। बाकी मैं बालिग होते ही पसंदीदा लड़की को हासिल करने में कामयाब हो गया था, जिसकी वजह से इश्क मोहब्बत की फजूलियात से बचा रहा। गो इब्तदाई जवानी में मुझे गांव छोड़ना पड़ा, लेकिन मकाम हिजरत यूनिवर्सिटी कॉलेज का हॉस्टल या जदीद तरक्की याफ्ता शहर नहीं था कि बेराह रवी का मौका मिलता। आर्मी का नज़्मो ज़ब्त और मुसलसल मुश्किल तरबियत ने मुझे ऐसे शुगल में मसरूफ रखा कि गमे आशिकी और माशूकी के करीब भी फटक न सका। फौजी माहौल में तो सिन्फ नाजुक तक ख्वाब में भी रसाई नहीं होती कि दिन भर की रगड़ा परेड ही सपनों का मरकज होती है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक जैसी खराफात से भी हमारा बचपन जवानी महफूज रहे, इसलिए बिगड़ने के मौके न होने के बराबर थे। अलबत्ता इंडिया आमद के बाद कैप्टन नीलम की बेराह रवी, जूही की हमदर्दी और शर्ला की अकीदत ने मुझे थोड़ा बहुत सोचने पर मजबूर किया कि मेरी शक्ल सूरत किसी काबिल जरूर है, और अब इस ख्याल को शीतल जैसी दोशीजा की वारफ्तगी तकवियत दे रही थी। ठाकुर रंजीत सिंह पर सफाई देने वाली निगाह डालकर मैंने शीतल को शाकी नजरों से घूरा। गजाली आंखों में नमी भरे वो सरापा इल्तिजा बनी थी। नजरें चुराए बगैर वो मस्किनत से मुझे घूरती रही। मेरे पास तरदीद का हक भी था और जुर्रत भी। उसके इल्जामात का जवाब न देना गोया सब कुछ तस्लीम करना था, लेकिन ऐसा करने पर वो अपनी नजरों में गिर जाती। ठाकुर के सामने उसके किरदार की धज्जियां बिखर जाती। शायद सारी जिंदगी वो तौहीन और तनकीस के ख्यालों में उलझी रहती। मेरी दूरी और जुदाई से बढ़कर एहसास हतक उसे चैन न लेने देता। यकीनन ये ज्यादती होती। उसका जुर्म सिर्फ मोहब्बत करना था और उसकी सजा देना जुल्म होता। ये भी मुमकिन था कि जज्बात में आकर वो कोई गलत कदम उठा लेती। मैंने उसे जबरदस्ती अगवा किया था। गोया हमारी मुलाकात की वजह मैं था, और उसकी चाहत किसी कोशिश के मरहून मिन्नत नहीं थी। मोहब्बत जानबूझकर नहीं की जाती, हो जाती है। चाहने वाले मजबूर और बेबस होते हैं, कसूरवार नहीं। ठाकुर रंजीत सिंह बगौर मुझे देख रहा था। जहाँ दीदा शख्स से बैद नहीं था कि मामले की तह तक पहुँच गया हो, लेकिन मैंने शीतल की तरदीद न करके उसकी गलत फहमी बरकरार रहने दी। इसलिए मैंने सर झटक कर तमाम सोचों को अपने दिमाग से निकाला और शीतल की बजाय ठाकुर से मुखातिब होकर कहा, ठाकुर चचा, क्या अकेले आप अपनी बस्ती तक जा सकेंगे? वो आहिस्ता से बोला, पुत्र, बस्ती नजदीक है, परंतु इस समय मेरा तन्हा सफर करना मुश्किल भी है और नामुनासिब भी। बलवंत सिंह का गुरोह बहुत बड़ा है। अगर किसी और टोली से टकराव हो गया तो मुझे बचाने कोई नहीं आएगा। मैंने कहा, आपको बस्ती तक हम पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर फिलफौर हमें जाना होगा। मैं की बजाय हम बोलने पर शीतल का चेहरा खुशी से गुलनार हो गया था। मुल्तजी निगाहों में चाहत के दीप अंधेरी रात में चमकने वाले सितारों की तरह टिमटिमाने लगे। अगर ठाकुर चचा न होते तो शायद वो मुझसे लिपट जाती। वो दुआया लहजे में बोले, वाहे गुरु तुम्हें सुखी रखे पुत्र। अगर मेरी खातिर थोड़ा सा कष्ट उठा सको तो राइफलें इकट्ठी कर दो, क्योंकि उन पापियों से मुकाबले को जरूरत पड़ेगी। जरूर, खुश दिली से कहते हुए मैं लाशों के हमरा बिखरी राइफलों की तरफ बढ़ गया। तमाम राइफलें इकट्ठी करके मैंने इस तरह बांधी कि घोड़े की पीठ पर रखी
देखी जा सकें। गोलियों की पेटियां भी चादर में बांधकर एक घोड़े पर लाद दी और ठाकुर रंजीत को सहारा देकर उसी घोड़े पर बिठा दिया। दूसरे घोड़े की रस्सी खोलकर मैं शीतल के करीब हुआ, जो सर झुकाए पशेमान सी खड़ी थी। मेरे खामोशी से इल्जाम कबूल करने ने उसे नादिम कर दिया था। घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते हुए मैंने उसे दावत दी, बैठो। नजरें मिलाए बगैर वो मिनमिनाई, मुझे डर लगता है। मैंने तसल्ली दी, ये सिधाए हुए घोड़े हैं, कुछ नहीं होता। नफी में सर हिलाते हुए उसने सहर भरी आंखें उठाई जिनमें तैरती नमी बहने को बेताब थी, और वो मुल्तजी हुई, मुझे अपने साथ बिठा लेना। मैंने तलखी से सोचा ताकि गोद में बिठाकर घुड़सवारी करना भी इल्जामात की फहरिस्त का हिस्सा बन जाए, लेकिन मैं कुछ कह न पाया। गहरा सांस लेकर मैंने आखिरी घोड़े की लगाम उसकी जीन से बांधी और खुद उछल कर सवार हो गया। वो सहारा लेकर मेरे अकब में बैठ गई। वो मेरे लिए एक कंबल सा बन गई थी जिससे जान छुड़ाना दुश्वार हो रहा था। अगर सादिया इससे पहले मेरी जिंदगी में ना आई होती और मुझे घरेलू परेशानियां लाहक न होती तो वो पहले दिन ही मुझे असीर कर चुकी होती। उसकी बदकिस्मती के हालात मुआफिक न होने की वजह से मेरे नाजुक जज्बात पर ओस पड़ी हुई थी। मैं ठाकुर के पीछे बढ़ गया। उसने मुलायम बाहें बगलों से गुजार कर मेरी छाती पर हाथ बांधे और सर मेरे कंधे से टिका दिया, यूं जैसे छोटी बच्ची डरने के खौफ से बड़े को लिपटती है। उसका सहर अंगेज लम्स मुझे मदहोश करने लगा था। ठाकुर की वजह से उसे टोक भी नहीं सकता था। यूं भी एक घोड़े पर बैठकर कितना फासला रखा जा सकता था। तवज्जो बटाने को मैं रफ्तार बढ़ाकर ठाकुर के करीब हुआ। एक बात पूछूं ठाकुर चचा? वो बोले, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है पुत्र। मैंने कहा, बलवंत का क्या मामला है? वो बोले, वो राक्षस धरती का नासूर था, उसके कारण कितनी कुंवारियों की इज्जतें लुटी, कितनी औरतों के सुहाग उजड़े, कितने बच्चे बेघर हुए, कितने परिवार बर्बाद हुए, उसका शुमार नहीं है। वो पापी। ठाकुर रंजीत सिंह बलवंत के बारे में तफसील बताने लगा, जिसका लुब्बे लुबाब यही था कि बलवंत इलाके का नामी गरामी डकैत था। उसका गिरोह 25-30 डाकुओं पर मुश्तमिल था। इलाके भर में उनकी दहशत बैठी हुई थी। पुलिस भी उनके मामलात को नजरअंदाज किए रखती और रिवायती सुस्ती की बदौलत हमेशा सांप निकलने के बाद लकीर पीटने पहुंचती। इलाके के लोगों की खुशकिस्मती के इंस्पेक्टर अकबर खान वहां तैनात हुआ। उसकी आमद पर वारदातों में वाज़े कमी हो गई। छोटे मोटे गुंडों से निपटकर वो बलवंत से निमटने को तैयार हुआ और सरकर्दा लोगों को जमा करके बलवंत के खिलाफ मदद की दरखास्त की। उसकी आवाज पर सिर्फ रामपुरे के ठाकुर रंजीत सिंह ने लब्बैक कहा। बाकी बस्तियों के बड़ों ने बलवंत के खिलाफ गवाही देने और कोई ताउन करने से माजूरी जाहिर कर दी। उनका मौकफ था कि इंस्पेक्टर अकबर खान ने एक दिन चले जाना था और उसके बाद बलवंत उनकी जिंदगी अजीरन कर देता। हालांकि इलाके भर का इत्तेहाद बलवंत की बर्बादी को काफी था। मुट्ठी भर डाकू तमाम का मुकाबला कैसे करते, मगर ये बात ना आज तक पाकिस्तानी अवाम समझे हैं और ना ही इस इलाके के लोग इसको समझने के लिए तैयार थे। ठाकुर की जुर्रत और हौसला अकबर खान को खुश कर गया था। उसने हिफ्ज़-ए तक़द्दुम के तौर पर रामपुरे की पुलिस चौकी पर नफरी दुगनी कर दी थी। बलवंत को भी ठाकुर रंजीत सिंह की पुलिस के साथ गठजोड़ की खबर पहुंच चुकी थी। उसने रंजीत सिंह को धमकाने को एक कारिंदा भेजा, जिसे ठाकुर के मुलाजिमों ने काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद वो ठाकुर की ताड़ में रहा। उसकी हवेली पर तो पुलिस की मदाखलत के खौफ से धावा न बोल सका, लेकिन ठाकुर की बेध्यानी उसे मौका दे गई। ठाकुर 2 मुलाजिमों के हमरा इंस्पेक्टर अकबर खान को मिलने रामपुरे से निकला। उनके पास कुल्हाड़ियां थीं और तीनों घोड़ों पर सवार थे। पुलिस थाना शांति नगर में था। ठाकुर ने सोचा चोरी छुपे शांति नगर पहुंच जाएंगे। बलवंत तो कब का मौके की तलाश में था। वो जंगल में घात लगाकर बैठ गया। ठाकुर के मुलाजिम तो पहले हल्ले में मारे गए। ठाकुर का घोड़ा भी गोली लगने से साथ न निभा सका। मजबूरन उसे पैदल भागना पड़ा। बलवंत उसे जलीलो ख्वार करके मारना चाहता था, तभी उस वक्त तक दौड़ाता रहा जब तक कि वो गिर न गया। ठाकुर की कहानी खत्म होने तक हम जंगल से निकल आए थे। खेतों के बीचों बीच होते हुए हम रामपुरे में दाखिल हुए। वो 150-200 घरों पर मुश्तमिल आबादी थी, जिसमें कच्चे और पुख्ता मकानात के अलावा इक्का दुक्का घास फूस की झोंपड़ियां भी नजर आ रही थी। ठाकुर की हवेली भी पुख्ता ईंटों से बनी हुई थी। उसकी 4 दीवारी काफी ऊंची थी। जंगल की तरफ ठाकुर की हवेली सबसे पहले पड़ती थी। दाखिली दरवाजे पर पहुंचकर मैंने इजाजत मांगी। वो लज्जाजत से बोला, पुत्र, बगैर भोजन किए जाना आपको शोभा नहीं देता। मैं माजरत खा हुआ, ठाकुर चचा, हमने काफी सफर तय करना है, रुक गए तो रात पड़ जाएगी। वो बोले, तो एक रात हमें भी खिदमत का मौका दो, चचा का इतना अधिकार मान लो। मैं बादले नखास्ता राजी होता हुआ बोला, हमारा जिक्र किसी से भी न करना। बलवंत की हलाकत के सिलसिले में हमारा नाम नहीं आना चाहिए। अलबत्ता हमारे रुखसत होने के बाद आप सच जाहिर कर सकते हैं। वो रजामंदी से सर हिलाकर नीचे उतरा, ऐसा ही होगा, और दरवाजा खटखटाने लगा। मैं भी उतरा और शीतल को बाजुओं में भरकर नीचे खड़ा कर दिया।
मुलाजिम ने बाहर झांका और ठाकुर को देखकर निकल आया। ठाकुर उसे घोड़ों के बारे में हिदायत देकर हमें साथ लिए हवेली में घुस गया। हवेली की तामीर निहायत सादा थी। इमारत 2 मंजिला थी। ड्योढ़ी का कमरा भी काफी बड़ा था। घोड़ों का अस्तबल हवेली के पिछवाड़े बनाया गया था और उससे थोड़ा सा हटकर मुलाजिमों की रिहाइश के 3 कमरे बने हुए थे। वो हमें दूसरी मंजिल पर ले गया। एक कमरे का दरवाजा खोलकर वो खुश दिली से बोला, पधारिए, मैं भोजन का कह दूं। मैं जायजा लेने लगा। कमरा सादा अंदाज में सजाया गया था। जुनूब की तरफ एक बड़ी खिड़की थी जहां से दूर दूर तक फैले खेतों को देखा जा सकता था। कमरे के वस्त में पुराने तर्ज की मसहरी रखी थी। उस पर कढ़ाई की हुई सफेद चादर बिछी थी। दीवार के साथ लकड़ी की 3-4 कुर्सियां और उनके सामने एक मेज पड़ी थी। अकेली मसहरी को देखकर मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। न जाने उसने हमारे ताल्लुक को क्या रुख दिया था। मैंने कुर्सी पर नशिस्त संभाली। शीतल मसहरी पर बैठ गई थी। वो नादिम थी और मुझसे नजरें नहीं मिला रही थी। मैंने भी उसे छेड़ना मुनासिब न समझा। मैं अगला लाया अमल सोचने लगा। गुज़श्ता रात बेआरामी में गुजरी थी। एक पुरसुकून रात गुजार कर मैं आगे बढ़ सकता था। ठाकुर के आदमी हमें बड़ी सड़क तक पहुंचा सकते थे जहां से बम्बई की गाड़ी मिल जाती। अब शीतल से जान छुड़ाने का मरहला था। उसे बम्बई तक साथ लटकाए रखना हिमाकत थी और मुनासिब यही था कि मैं उसे समझा बुझा कर ठाकुर के हवाले कर जाऊं या उसकी लाइल्मी में निकल जाऊं। उसे घर पहुंचाने दिल्ली नहीं लौट सकता था क्योंकि वहां खतरा ही खतरा था। दिल्ली में मेरी तलाश बड़े पैमाने पर जारी थी क्योंकि मैं आखिरी बार वहीं नजर आया था और मेरे दिल्ली से निकलने का सुराग किसी के पास नहीं था। बम्बई पहुंचने से पहले मुझे शीतल से जान छुड़ानी थी और इसका बेहतरीन हल यही था कि मैं दिल्ली वापस जाकर उसे उसके वालिद के हवाले करता। मगर इसका सबसे बड़ा नुकसान ये था कि दिल्ली में मेरे लिए कदम कदम पर इंडियन खुफिया एजेंसियों का जाल बिछा हुआ था जिसकी जद से बचकर निकलना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तरीन जरूर था। मेरे अंदाजे के मुताबिक दिल्ली के बरक्स दूसरे शहरों में उनकी तलाश में वो शिद्दत और तुंदही नहीं पाई जा रही होगी और उसकी एक मंतकी वजह यही थी कि वो मेरे दिल्ली से फरार से लाइल्म थे। इस बिना पर मैंने शीतल के साथ दिल्ली जाने के प्रोग्राम को पसे पुश्त डाल दिया। शीतल से जान छुड़ाने का एक बेहतरीन हल तो ये भी था कि मैं ठाकुर को एतमाद में लेकर वहां से निकल जाता। बाद में शीतल बेशक मुझे कोसती रहे या ठाकुर के साथ लड़ने झगड़ने की कोशिश करे मेरी बला से। मुझे इंडिया से निकलने की गरज थी क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ घर के मुताल्लिक मेरी तशवीश बढ़ती जा रही थी। आखिर मैंने शीतल को ठाकुर के पास छोड़ने का फैसला कर लिया। इस फैसले पर जहां मुझे इत्मीनान हुआ वहीं ये हल्का सा अफसोस भी हुआ, लेकिन मैं मजबूर था और शीतल की दिली ख्वाहिश पूरी करने से कासिर था। वो जितना ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजारती उसकी यकतरफा मोहब्बत में मजबूती आ जाती। हमारे जुदा होने में ही हम दोनों की भलाई थी। मैं इसी सोच विचार में गुम था कि दरवाजा खटखटा कर ठाकुर अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे 2 नौजवान लड़कियां, उनसे कुछ बड़ा दिखाई देने वाला लड़का और एक उधेड़ उम्र खातून दाखिल हुई। दोनों लड़कियों ने हाथों में ट्रे उठाए हुए थे जिनमें खाने पीने के लवाजिमात रखे हुए थे। हम उनको देखते ही बेसाख्ता खड़े हो गए। ठाकुर ने हमें खड़े होते देखकर जल्दी से कहा, बैठो बच्चों बैठो। मैंने सोचा कि भोजन के साथ अपने परिवार को भी अपने मोहसिनों से मिलवा दूं। ये मेरा पुत्र है प्रकाश, ये मेरी पुत्रियां ललिता और कामिनी हैं। उसने टेबल पर खाना चुनती लड़कियों की तरफ इशारा किया। और ये मेरी स्त्री सरला देवी है। उसने उधेड़ उम्र औरत को अपने बाजू के घेरे में लेकर कहा। उसकी इस हरकत पर सरला शर्मा सी गई जबकि हम बेसाख्ता हंसने लगे। इस तारुफ के दौरान शीतल और मैंने फर्दन फर्दन तमाम को हिंदुओं के अंदाज में हाथ बांध कर प्रणाम किया था। उसने हमारी तरफ इशारा करके घर वालों से कहा, और ये दोनों हैं मेरे मोहसिन। मेरी इस पुत्री का नाम है शीतल और मेरे पुत्र का नाम है जान। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? उसने घर वालों से मुखातिब होते हुए हमसे इस्तफसार किया। मैंने उस बात में सर हिलाकर कहा, जी चचा जान। वो बोले, चलो आप दोनों भोजन करो, मैं जरा चौकी से हो आऊं। मेरे दोनों बंदों की लाशें उधर जंगल में ही पड़ी हैं। पुलिस के पास मैंने अपना बंदा भेजा था मगर उन्होंने मुझे बुलाया है क्योंकि उन्हें जगह का पता नहीं है। आप लोग भी चलो। हमारे बाद वो अपने घर वालों से मुखातिब होकर बोला, इन्हें इत्मीनान से भोजन करने दो, बाद में आकर इनसे गपशप करते रहना। वो तमाम सर हिलाते हुए कमरे से निकलते चले गए। ठाकुर पीछे था। मैंने उसे आहिस्ता से आवाज देकर याद दिलाया, ठाकुर चचा मेरी बात याद है ना? ठाकुर ने रुकते हुए कहा, हाँ याद है पुत्र, याद है। और फिर एकदम माथे पर हाथ मारकर बोला, मेरी बुद्धि को भी जाने क्या हो गया है। क्षमा चाहता हूँ पुत्र, आपसे स्नान का तो पूछा ही नहीं, उससे पहले ही भोजन परोस दिया है आपके सामने। मैंने कहा, कोई बात नहीं ठाकुर चचा, हम शाम को नहा लेंगे। धन्यवाद पुत्र कहकर वो जल्दी से बाहर निकल गया। जबकि मैं खाने का
का जायजा लेने लगा। उसने हमें हिंदू ख्याल करते हुए खाने में गोश्त की कोई डिश शामिल नहीं की थी, लेकिन गोश्त के अलावा बहुत पुरतकल्लुफ खाना तैयार किया गया था। मैंने शीतल को खाने के लिए बुलाया, आओ खाना खा लो, और वो खामोशी से उठकर करीब आ गई। हम दोनों ने जंगल में पूरा खरगोश भून कर खाया था और उस वक्त कोई खास भूख नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी हमने कुछ न कुछ खाना मुनासिब समझा। खाने के दौरान मैं शीतल का जायजा लेता रहा। उसके चेहरे पर छाई उदासी देखकर मुझे उस पर बेपनाह तरस आया। मुझे पता था कि जुदाई के खौफ के साथ मेरी नजरों से गिर जाने के कर्ब ने उसे रंजीदा कर दिया था। थोड़े से दाल चावल खाकर उसने खाने से हाथ खींच लिया और वो खामोशी से खाने की मेज से उठकर चारपाई पर जाकर बैठ गई। मुझे पता था कि शर्मिंदगी की वजह से वो मुझसे गुरेज कर रही थी। मेरा इरादा रात के पिछले पहर उसको छोड़कर चले जाने का था। मेरे बाद नामालूम उस पर क्या गुजरती, लेकिन अपनी जात से उसकी मोहब्बत देखते हुए मैंने सोचा कि उसकी ये गलत फहमी दूर करता जाऊं कि मैं उससे नाराज हूं, और उसके लिए मैं इतना कर सकता था कि उससे विदा होते हुए उसके दामन को इन इल्जामात की आलूदगी से साफ करता जाऊं जो उसने मुझ पर लगाए थे। अगर मैं ऐसा न करता तो शायद मेरे जाने के बाद वो कोई गलत कदम उठा लेती कि मेरे इस तरह रूपोश होने को वो सरासर अपना कसूर गर्दानती और मेरी मजबूरियां उसकी नजर से ओझल रहती। इसके बरक्स अगर मैं हंसी खुशी उसके साथ घुला मिला उससे जुदा होता तो वो लाजिमन मेरी मजबूरियों के बारे में सोचने पर मजबूर होती जो मैं उससे बयान कर चुका था। मैं कुर्सी से उठकर चारपाई की तरफ बढ़ा और उसके करीब बैठकर आहिस्ता से उससे मुखातिब हुआ, शीतल खफा हो मुझसे? और वो मुझे अपने करीब पाकर गोद में रखे हाथों को इस तरह से मरोड़ने लगी। मेरी बात सुनकर उसने अपना झुका हुआ सर उठाया। उसकी आंखों में चमकती नमी वाज़े दिखाई दे रही थी। फिर बगैर मेरी बात का जवाब दिए उसने नफी में अपना सर हिलाया और दोबारा गोद में रखे अपने हाथों को देखने लगी। मैंने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर उसके मुस्तरिब हाथों को थामा और कहा, सॉरी शीतल, मुझे पता है कि मैंने आपको ठाकुर चचा की तहवील में देने का जो इरादा किया था वो गलत था। इस तरह मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे इस इरादे से आपके जज्बात को ठेस पहुंची है और गुस्से में आपके मुंह से कुछ नाजेबा कलिमात निकल गए, लेकिन बाखुदा मुझे ये पता नहीं था कि मेरे यूं चले जाने को आप दिल से लगा लेंगी। मैं एक लम्हा सांस लेने के लिए रुका और फिर दोबारा गोया हुआ, शीतल आप बहुत प्यारी और दिलकश हैं, चाहे जाने के काबिल एक आइडियल लड़की हैं, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं मजबूरियों की दलदल में गर्दन तक धंसा हुआ हूँ। चाहने के बावजूद मैं तुम्हें अपना नहीं सकता। तुम्हारे और मेरे मिलन के दरमियान जो रुकावटें हैं उनसे तुम खुद भी अच्छी तरह वाकिफ हो, इसलिए तुम्हारे और मेरे लिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके हम अपनी अपनी राहें लें। बात के रोने से अभी का अफसोस बेहतर है। वो खामोशी से सर झुकाए मेरी बातें सुनती रही। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, दुनिया का शायद ही कोई मर्द तुम्हें ठुकराने की जुर्रत कर सके, लेकिन मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं अपना सकता। हमारे मिलन में जो रुकावटें हैं वो तुम्हारी नजरों से ओझल नहीं होंगी। ये ना हो ज्यादा नजदीकियां हिजर फिराक के बोझ की मुतहम्मिल न होने पाए और मुबादा वो वक्त आ जाए कि बिछड़ना मौत से बदतर लगे। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।